वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के अंदर बात करते हैं जी केयर टेकर कैबिनेट की, और देखते हैं कि केयर टेकर कैबिनेट जो है वो क्या क्या है और किसको कौन कौन से पोर्टफोलियोज मिले हुए हैं। तो इसमें बात करते हैं जी हु इज हु इन द कैबिनेट, के कैबिनेट के अंदर जो है वो कौन क्या है और उसको ये मिनिस्ट्री क्यों दी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे 24 के करीब जो हैं वो वज़रा और मुशीरान साहिबान जो हैं उन्होंने मिल के ओथ लिया है 17 तारीख को, और ये यहाँ पे आप देखिए कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ओथ ले रहे हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो हो रही है और इसमें जो है मिनिस्टर्स ने ओथ लिया। अब डिस्कस करते हैं कि भाई सबसे पहले ये जो केयर टेकर सेटअप है ये एक्चुअली में क्या है। देखिए केयर टेकर सेटअप का मतलब क्या होता है, जो केयर करे, ख्याल रखे। ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है। एक गवर्नमेंट जो है वो जब जाती है और जो दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो एक गवर्नमेंट के जाने के बाद और दूसरी गवर्नमेंट के आने से पहले जो एक ट्रांजिशनल फेज है उसमें जो हुकूमत होती है 2 माह के लिए 3 माह के लिए, वो केयर टेकर सेटअप है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर असम्बली अपनी मुद्दत के ऊपर जो है वो डिसॉल्व होती है, यानी असम्बली की मुद्दत लेट सपोज अगर 14 अगस्त है या 15 अगस्त है, तो वो सेम उसी डे डिसॉल्व होगी, तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर केयर टेकर सेटअप को इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन अगर वो पहले डिसॉल्व हो जाए, चाहे एक दिन भी पहले डिसॉल्व हो, तो फिर 3 माह का टाइम होता है, उसके अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। तो अब क्योंकि थोड़ा टाइम पहले जो है 4-5 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हो गई और इसी पर्पस के लिए उन्होंने की ताकि 3 माह का टाइम मिल सके और इलेक्शंस हो सके। अब ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 3 माह में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक नई हल्कियाबंदियां नहीं होंगी। तो केयर टेकर कैबिनेट जो है उसने जी हलफ ले लिया और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने ओथ लिया है, और 16 जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, यानी 16 मिनिस्टर्स हैं इसके अंदर, और उसके बाद 3 जो है वो स्पेशल एडवाइजर्स हैं और साथ में 5 जो है वो स्पेशल असिस्टेंट हैं। तो ये टोटल कितने हो गए जी, 24 लोग जो हैं, ये 24 मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं जिन्होंने कैबिनेट में हल्फ लिया है, और जो काकड़ साहब की कैबिनेट है उसके अंडर वो सर्व करेंगे। वो कितना सर्व करेंगे कैबिनेट को, तो देख के ये लगता है कि शायद ये अगले 2 साल भी बहुत कम है इनके लिए, क्योंकि जिस तरह के नाम चुने गए हैं तो इस पर कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के नाम हैं तकरीबन सारे ही। ठीक है, तो अब ऐसे में ऐसे ज़बरदस्त नाम 3 माह के अंदर तो परफॉर्म कर नहीं सकते, और ना ही 3 माह के लिए ऐसे लोगों को लाने की जरूरत थी, तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान ही है। ठीक है, तो 17 अगस्त 2023 को जो है वो क्या हुआ जी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई और इन वज़रा ने अपने ओथ ले लिए। अब जिसमें 16 मेंबर्स हैं, 16 यानी कि डायरेक्टली कैबिनेट मेंबर्स हैं, 3 एडवाइजर्स हैं और 5 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हम कौन है जी, अनवारुल हक काकड़ साहब है, जिनका ताल्लुक जो है वो बाप पार्टी से माना जा रहा है। ठीक है, और ये सेनेटर थे, सेनेटर यानी किसके, बाप पार्टी के टिकट के ऊपर बलूचिस्तान से सेनेटर थे। तो अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर की कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिस्कस करते हैं उनके पोर्टफोलियोज को, सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी सेनेटर सरफराज अहमद भुगती साहब, यानी भुगती कबीले से इनका ताल्लुक है और ये भी बलूचिस्तान से हैं, और ये क्या है जी, इनका जो मेन ओहदा है वो है इंटीरियर मिनिस्टर का। इसके साथ साथ इनको ओवरसीज पाकिस्तानी का टास्क भी दिया हुआ है और नार्को का या ड्रग्स से रिलेटेड भी टास्क इनको मिला हुआ है, या वो मिनिस्ट्रीज भी मिली हुई हैं, लेकिन मेजर है इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये जो आपको सामने यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये पहले 2013 से 18 तक जो है वो PMLN के टिकट पे मुंतखब हुए थे, और अब जो है वो ये बाप पार्टी के साथ ही मुंसलिक हैं। ठीक है, तो ये सेनेटर हैं और ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास नाम आता है वो है जी जलील अब्बास जलानी साहब का, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, जो पहले यहाँ पे आपको पिक्चर में देख रहे हैं कि पहले इनका नाम लिया जा रहा था कि शायद इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए केयर टेकर सेटअप के अंदर, लेकिन इनको अब जो है फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री दी गई है, क्योंकि ये फॉर्मर मिनिस्टर सेक्रेटरी रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के, और इनका बहुत ज़्यादा जो है वो जो तजर्बा है वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस के अंदर है या डिप्लोमेसी के अंदर है। तो ये एक टॉप लेवल के आप कह सकते हैं डिप्लोमेट हैं। गो के इनके बारे में कुछ बातें और भी कही जाती हैं, लेकिन गो के अगर इनकी जॉब के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा नाम है जलील अब्बास जलानी साहब का। नेक्स्ट आती हैं जी थर्ड पे डॉक्टर शमशाद अख्तर, आप इनके नाम से भी वाकिफ होंगे, जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं 2006 से लेके 2009 तक मुशर्रफ साहब के आखिरी टेन्योर में, और जिस टाइम पे PPP की गवर्नमेंट आई जरदारी साहब की, तो उस टाइम पे भी ये क्या थी, स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं। तो आपके पास बहुत से नोट अभी भी होंगे जिनके ऊपर इनका नाम लिखा होगा डॉक्टर इशरत हुसैन का। ठीक है, तो इनका पोर्टफोलियो क्या है जी, फाइनेंस का मेजर पोर्टफोलियो है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्हें मिली है। इसके साथ साथ रेवेन्यू,
अच्छा जी, इकोनॉमिक अफेयर्स हैं इनके, स्टैटिस्टिक्स है और प्राइवेटाइजेशन भी इन्हीं के पास है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे की रोल जो है आप ये कह सकते हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर का, और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब का है। तो ये जलील अब्बास जिलानी साहब फॉरेन अफेयर्स के और डॉक्टर शमशाद अख्तर, यही दो ऐसे सबसे की प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने डिसाइड करना है कि ये मुल्क अगले 3 माह में या 6 माह में या 1 साल कहां जाएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें कोई शक नहीं, इनके बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ भी जो है इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए और वहां पे भी इनके ओहदे रहे हैं मुख्तलिफ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवार अली हैदर, ठीक है जी। अनवार अली हैदर साहब ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपर्ट हैं, और ख़ास करके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी इनका काफ़ी नाम आया। उसमें ये जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने सर्व किया। तो इनको डिफेंस का जो बेसिक पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वो दी गई है इनको। इसके साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन जो है और एविएशन जो है वो इनके अंडर में है, ठीक है। तो मेजर क्या है वो डिफेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं मुर्तजा सोलंकी साहब की। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फिगर है या थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं। इन सोलंकी साहब को आपने कहां देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर अक्सर आपने देखते होंगे नजम सेठी साहब के साथ जो है प्रोग्राम करते हुए, खास करके नया दौर से जो है वो वाबस्ता है, क्योंकि पीटीवी के साथ भी ये रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो इनका लिंक है वो उसी से जुड़ा जाता है। तो काफी ज्यादा एंटी जो है वो पीटीआई हैं, और इनको जो है वो मिनिस्ट्री दी गई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है जी, वजारत इत्तलात जिसे कहा जाता है, नशरियात और इत्तलात। और इनका बैकग्राउंड ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, लेकिन गो के शायद ये एंटी पीटीआई हैं, तो इसी हवाले से इनको सबसे ज्यादा सोलंकी साहब को जाना जाता है। आप अगर इनका यूट्यूब पे प्रोग्राम भी देखेंगे तो काफी सख्त किस्म की वर्डिंग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हैं जी समी सईद साहब। समी सईद साहब जो हैं इनका पोर्टफोलियो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, जो एहसन इकबाल का था लास्ट में। और ये हैं जी इस अगर इनका एक्सपर्टी की बात की जाए तो क्या है जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक रहे हैं 2014-15 के अंदर। इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इनका एक्सपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी काबिल है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 पे शाहिद अशरफ तरार साहब की। ये जो है आपको सामने दिखाई दे रही है, ये पहले भी सर्व कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि 2017 और 2018 की जो कैबिनेट थी, खास करके शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, उस अब्बासी साहब की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा भी रहे हैं, यानी PMLN का हिस्सा रहे हैं। इनको इस टाइम पे कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री दी गई है, साथ में रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, पोर्ट्स और मैरीटाइम अफेयर्स जो हैं वो इनको दिए गए हैं इस टाइम पे। नंबर 8 पे हमारे पास है जी अहमद इरफान असलम साहब। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है और ये कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं है। इनका पोर्टफोलियो लॉ का है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो इनके अंडर है, और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सप्लोजर है, इसलिए जो है इनको काफ़ी अच्छा जाना जाता है। खास करके रेकोटेक का केस जिसमें पाकिस्तान को लाखों डॉलर्स का जुर्माना हुआ, वो इन्होंने बचाया, वो इन्होंने केस लड़ा, तो उससे इनको काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अटॉर्नी जो है वो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इनको लॉ एंड जस्टिस जो है वो दिया गया है, नेशनल रिसोर्सेज जो है वो इनको दिया गया है, जैसे रेकोटेक से इनका लिंक बना तो जाहिर बात है नेशनल रिसोर्सेज को दिया गया, फिर क्लाइमेट चेंज इनका है, और वाटर क्लाइमेट चेंज एंड वाटर की मिनिस्ट्री भी इन्हीं को दी गई है, और काफी अच्छा नाम है। नेक्स्ट है जी नंबर 9 के ऊपर मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली ये जो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भी काफ़ी काबिल हैं और बड़ा नाम है इनका। इनकी पोर्टफोलियो जो है एनर्जी एंड पावर की है, और साथ में पेट्रोलियम को इनको दिया गया है। ये इससे पहले चेयरमैन रहे हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के, यानी SECP के चेयरमैन ये रहे हैं। इसके साथ साथ ये PTI गवर्नमेंट में एक टास्क फोर्स जो थी एनर्जी के ऊपर उसको भी हेड कर रहे थे, तो इसका मतलब एनर्जी से रिलेटेड ही इनको काम दिया गया है इनकी काबिलियत के ऊपर। नंबर 10 पे हैं गोहर एजाज साहब। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के, और खुद भी एजाज ग्रुप जो है ये मैनेज करते हैं, उसके CEO हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस टाइम पे पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो है पिछले 16 माह में बंद हो चुकी है, तो शायद इसीलिए इनको लाया गया है कि अपनी एक्सपर्टी के थ्रू जो है ये दोबारा से जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने पांव पे खड़ा करें, अपने गिलेशियों को भी दूर करें। काफी बड़ा नाम है। कॉमर्स की मिनिस्ट्री इनको दी गई है, टेक्सटाइल की, इंडस्ट्री की और प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री इनको दी गई है। नंबर 11 पे हैं उमर सैफ साहब। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, पाकिस्तान के खास करके यूथ इन्हें काफ़ी ज़्यादा जानती होगी, और इनका पोर्टफोलियो जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और टेली कम्युनिकेशन का है, ठीक है, उसी से रिलेटेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जो है वो इन्हीं को दी गई है। तो ये डिजिटल जो है इसके पहले जो है जंग ग्रुप के डिजिटल चीफ भी रहे हैं, और साथ में इनकी अपनी जो है वो CEO भी, अपनी कंपनी भी है, खुदाई वेंचर्स की अपनी कंपनी है। तो यूथ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते हैं, यानी IT के हवाले से आप कह लें, और AI के हवाले से आजकल बात करें तो इनकी अपनी एक कंपनी भी है AI के हवाले से,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 12 पे हैं नदीम जान साहब। नदीम जान जो है हेल्थ में इनको अथॉरिटी माना जाता है, काफ़ी अच्छा नाम है। इनका पोर्टफोलियो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज का, रेगुलेशन एंड कंट्रोल का, और इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है। इस हवाले से ये जो है कॉम्प्लेक्स जो मैटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया और प्रोग्राम्स में ये सर्व करते रहे हैं, और नेशनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खास करके यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है ये काम करते रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के साथ उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में और वर्ल्ड बैंक के साथ जो है और इवन गेट्स फाउंडेशन के साथ भी इन्होंने जो है वो काम किया हुआ है। तो नदीम जान एक बड़ा नाम है। नंबर 13 पे हमारे पास हैं जी खलील जॉर्ज साहब। ये क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। तो इनको ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो दिया गया और वुमेन एम्पावरमेंट का जो है वो पोर्टफोलियो दिया गया है, और इनका भी ताल्लुक बाप से है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है, और बलूचिस्तान के मेंबर भी रहे हैं नेशनल असम्बली के, और हमारी जो नेशनल असम्बली है उसके मेंबर भी रहे हैं, प्रोविंशियल असम्बली के भी और नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। नंबर 14 पे है अनीक अहमद साहब। इनको भी आपने टीवी पे अक्सर जो है वो देखा होगा और काफ़ी सालों से आपने देखा होगा। इनको पोर्टफोलियो मिला है रिलीजियस अफेयर्स का, हज का और इंटरफेथ हार्मनी का, ठीक है। ये आप यहाँ पे सामने देख लें इनको। तो ये टीवी पे जो है वो दुनिया टीवी पे खास करके काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रोग्राम कर रहे थे, और रिलीजियस स्कॉलर को माना जाता है, टीवी एंकर हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा नाम है और नॉन कंट्रोवर्शियल है। नंबर 15 पे हैं जमाल शाह साहब। इनसे आप अभी सभी जो है वो बखूबी अच्छे से वाकिफ हो गए। आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड खास करके इनको सभी जानते हैं, ठीक है। इनको पोर्टफोलियो मिला है नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर का, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान कोयटा से इनका जो है वो ताल्लुक है, और आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ पोइट भी हैं, यानी एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इन्होंने अवार्ड जो है वो जीते हुए हैं। 16 पे है मदद अली सिंधी साहब। ये भी एक काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है, और इनको पोर्टफोलियो मिला है फेडरल एजुकेशन का और नेशनल हार्मनी का और यूथ अफेयर्स का जो है इनको पोर्टफोलियो मिला है। ये कॉलमिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा बहुत सी बुक्स के जो हैं वो ऑथर भी हैं, और हैदराबाद इनकी जाए पैदाइश है, यानी सिंधी हैं, और इसके साथ साथ जो है मतलब एजुकेशन से ही इनका जो है वो लिंक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 16 बड़े बड़े नाम हैं, 16 बड़े बड़े नाम ये हैं जी डायरेक्ट मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट के अंदर, और इनमें से तकरीबन एक दो को छोड़ के आपको सारे ही जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे कि वो इस लेवल तक पहुंचे और इनकी अचीवमेंट्स मौजूद हैं, और साथ साथ शरीफ लोग भी हैं। और हमें पता है कि पाकिस्तान में शरीफ लोग ज्यादा चलना मुश्किल है, लेकिन सारे अच्छे लोग हैं। अब अगर बात करते हैं एडवाइजर टू पीएम की, कि पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर कितने हैं, तो 3 एडवाइजर्स हैं। पहले एडवाइजर्स हैं जी एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान साहब। ये आपको जो सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी काफी बड़ा नाम है एविएशन के हवाले से। खास करके इनको अथॉरिटी माना जाता है, या ये कहा जाता है जो पाकिस्तान में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है वो प्राइवेट लेवल के ऊपर जो आगे बढ़ी या जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको आगे लेके जाया जा रहा है, उसमें इनका काफी ज्यादा रोल है, उसको मॉडर्नाइज करने में, उसको आगे जिद्दत देने में। तो एक तो इनकी ये जो है वो एक्सपर्टी है। दूसरा क्या है जी, एयर अटैची रहे हैं न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर पाकिस्तान के, और आर्मी उसकी तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, ठीक है। तो काफी ज्यादा यानी जो है इनका भी अच्छा नाम है। दूसरे एडवाइजर है जी आहद खान चीमा साहब। ये थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं। ये आपको सामने जो आहद चीमा दिखाई दे रहे हैं, आहद चीमा आपको पता है जो है नैब की जेल भी काट चुके हैं, साफ पानी और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, और शहबाज शरीफ के बहुत ही क्लोज भी हैं और रहे भी हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है शहबाज शरीफ के साथ जो है वो नैब के केसेस भुगतने पड़े। गो कि अब ये फ्री हैं, लेकिन इनको जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, आप ये कह सकते हैं। तो इनको पोर्टफोलियो मिला एस्टेब्लिशमेंट का, और इसके साथ साथ ये CEO रहे हैं कायदे-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के भी, ठीक है। नंबर 3 एडवाइजर हैं जी वकार मसूद खान साहब। ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार नाम है। फाइनेंस से रिलेटेड लोग इन्हें जरूर जानते होंगे। ये PhD इन इकोनॉमिक्स हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, और फाइनेंस की में जो है काफी ज्यादा इनको अथॉरिटी माना जाता है। लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इसलिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इन्हें जानते भी हैं। तो ये 3 जो है वो एडवाइजर्स हैं, और आहद चीमा साहब को छोड़ के बाकी दोनों जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं। स्पेशल एडवाइजर्स की बात करते हैं, तो स्पेशल एडवाइजर्स जो हैं वो ये तकरीबन 5 स्पेशल एडवाइजर्स हैं। तो उसमें जो सबसे पहला नाम है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक आप कह लें थ्रिलिंग किस्म का नाम है, मिशेल हुसैन मलिक साहब का। और ये जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही हैं यासीन मलिक साहब की अहलियाँ हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, पाकिस्तानियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है इनका नाम आना, और इससे पाकिस्तानियों से बढ़ के इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि इनका नाम केयर टेकर सेटअप के अंदर कैसे आया। गो कि इनको हम पूरा पाकिस्तानी भी नहीं कह सकते, गो कि खैर ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे पाकिस्तानी हम बोलते हैं नॉर्मली, हम जिन्हें समझते हैं
या शायद हमारी स्टैब्लिशमेंट जिन्हें समझती है, तो उस तरह से क्यों कश्मीरी हैं, ठीक है। तो इनके जो हस्बैंड है, अगर हम वो देखें यासीन मलिक साहब, तो इस टाइम पे उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है इंडिया के अंदर। अब आप यहां पे देखिए कि ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे यासीन मलिक साहब की एक्टिविटीज रही हैं और ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, तो इनको वहां पे जेल हुई हुई है, उम्र कैद की सजा हुई हुई है, तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर है ये। और इनकी जो अहलियां हैं काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं उनकी सजा के बाद, उनकी सजा से पहले भी, और काफी ज्यादा इन्होंने जो है वो यानी बहुत ज्यादा कोशिश की अपनी तरफ से कि किसी तरह से उनको सजा ना हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी रोल प्ले करे, लेकिन उनको सजा हो चुकी है। तो ह्यूमन राइट्स का एक तो इन्हें मिला, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है ये स्पेशल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो शायद इनको इसीलिए रखा गया है एक सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि भाई हम जो है वो कश्मीरी लीडर्स के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए अगर एक बंदा जो है वो इंडिया की कैद में है और उनकी मिसेस को यहां पे एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाता है, तो उसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि स्टेट इन्वॉल्व है भाई इन जो एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज कश्मीर के अंदर हो रही हैं। शायद इंडिया से यूं रिपोर्ट कर सकता है कि कश्मीर की जो शिद्दत पसंद है या जो भी हैं, ठीक है, हम तो उन्हें आजादी वाले मानते हैं लेकिन वो उन्हें शिद्दत पसंद कहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि भाई उनको यहां पे ओहदा दिया गया है। तो शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंट्रोवर्शियल हो सकती है, हमारे लिए ये काफी अच्छी खबर है। दूसरा नाम है जी जवाद सोहराब मलिक साहब, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये इनको ओवरसीज का पोर्टफोलियो दिया गया, गो के पोर्टफोलियो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो एक्सपर्टी है वो कुछ और है। तो ये सीईओ हैं सोहराब फाउंडेशन के, और ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ये काम करती है, तो ये भी काफी बड़ा नाम है। थर्ड एडवाइजर हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव साहब, ये भी नॉन कंट्रोवर्शियल और एक बहुत ही शानदार नाम है, ठीक है। और खास करके इनका नाम जो है वो लिया जाता है गवादर के हवाले से, माना जाता है कि गवादर आज जिस लेवल पे है और खास करके जो इनिशियल चैलेंजेस थे उस टाइम पे जो काम जो है इन्होंने किया, राव इफ्तिखार साहब ने किया, वो काम शायद के सिविलियन नहीं कर सके। तो गवादर पोर्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसका हिस्सा रहे हैं और गवादर को इस लेवल पे पहुंचाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस भी ये रहे हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो मैरीटाइम अफेयर्स का है, कराची शिपमेंट के साथ भी, शिपयार्ड के साथ भी इनका काफी ज्यादा ताल्लुक रहा और वहां पे भी ओहदों पे रहे हैं। तो ये शायद इनको बहुत ही सूट करती है जो जॉब इन्हें दी गई है। चौथे नंबर पे हैं वसी शाह साहब, इनसे भी सभी वाकिफ हैं, ठीक है जी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वसी शाह, नौजवानों के दिलों की धड़कन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है वो यूथ इन्हें मानती है, और ये टूरिज्म का जो है इनको दिया गया है पोर्टफोलियो, और ये एक बहुत बड़े पोइट भी हम ये जानते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर टीवी एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, बुक राइटर भी हैं। तो काफी अच्छा नाम है इनका, आप कह सकते हैं नॉन कंट्रोवर्शियल और अच्छा नाम है इनका। और नंबर 5 पे एक बहुत बड़ा नाम है सईदा आरिफा जहरा जो हैं, ये आपको यहाँ पे जो सामने दिखाई दे रही हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही नाइस, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। इनको एजुकेशन दी गई है, ठीक है, और नेशनल हार्मनी के अफेयर्स दिए गए हैं। इससे पहले ये पंजाब की जो कैबिनेट है उसके अंदर भी सर्व कर चुके हैं, केयर टेकर कैबिनेट माजी के अंदर उसमें भी सर्व कर चुकी हैं। तो इनका सबसे बड़ा नाम किस वजह से, एक तो एजुकेशन को लेके है, ठीक है, दूसरा उर्दू लैंग्वेज के ऊपर इनको, और उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर इनको अथॉरिटी माना जाता है, अनमैरिड है, ठीक है, और फॉर्मर प्रिंसिपल हैं लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी की। तो अदब के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम, और ये दोनों ही जो नाम है वसी शाह साहब और ये जो है सईदा आरिफा जहरा साहिबा, ठीक है, और जमाल शाह साहब, ये 3 ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री से लिए गए हैं या जो आप कह लें मीडिया से लिए गए हैं। काफी बड़ा नाम है इनका और काफी अच्छा नाम है इनका। तो एट द एंड अगर हम ये देखते हैं कि ये जो 24 लोग हैं इनका हम क्रक्स निकालते हैं, तो सिवाय 3 से 4 लोगों को छोड़ के आपको सारे ही नॉन कंट्रोवर्शियल और हाई अचीवर्स नजर आएंगे। यानी वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में अचीव किया, अपना नाम बनाया, और इस वजह से आज शायद इनको यहां पे इस ओहदे बिठाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान का सिस्टम है, आप जितना भी अच्छा शख्स लेके आ जाएं वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जब तक हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो बहुत मुश्किल है कि आरिफा साहिबा की या वसी शाह साहब की जो है वो ब्यूरोक्रेट्स सुने, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आपको पता है डॉन होते हैं, वो पिलर होते हैं स्टेट के। तो वो जो है ना, उनसे काम लेना इतना आसान नहीं है, उनसे काम लेने की टेक्टिक्स हैं, तरीकाकार हैं, वो पॉलिटिशियंस को ही आते हैं। तो अब ये सर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। 3 माह में तो बिल्कुल सर्व नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है, लेकिन 3 माह में इलेक्शंस भी नहीं होने, शायद इलेक्शंस 1 साल भी ना हो नेक्स्ट। तो फिर जितना टाइम गुजरेगा शायद इनको सामने रखा गया है एक गुडविल के जेस्चर के तौर पे, और पीछे काम लेने वाले कोई और होंगे। तो अगर पीछे से काम लिया जाता है फिर तो काम हो जाएगा, अदरवाइज ये शरीफ लोग हैं, इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन कैबिनेट बहुत जबरदस्त है, 3-4 लोगों को छोड़ के बहुत शानदार है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ता है, क्या ये कैबिनेट परफॉर्म करती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।